नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन कार्यक्रम हुआ। इसमें बीएसपी प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में मायावती ने कई ऐसे वायदे किए जिसमें सरकार बनने पर नई मूर्तियां प्रतिमाएं न लगाना, नए कृषि कानूनों को लागू न होने देना, ये प्रमुख थे। इसके साथ साथ मायावती ने ब्राह्मण समाज से यह वादा किया कि सरकार बनने पर उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती के संबोधन से पहले कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगाए। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है भी लगाया गया। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का वोट लेते हुए ये वादा किया था कि आमदनी 2 गुनी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी की राज्य में सरकार बनती है तो 3 नए कृषि कानून नहीं होंगे। मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। तो मैं आरएसएस से पूछना चाहती हूं कि संघ और बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का शोषण होता है। सम्मेलन में मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुआ उसकी जांच भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी दोषी पाया गया उन पर एक्शन लिया जाएगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान और सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के कि क्या अब ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति रह गई है। सवाल तो और भी हैं। सवाल ये भी है कि विकास की बात करते करते हर पार्टी आखिर जाति पर क्यों आ जाती है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता विकास की जगह जाति को तवज्जो देगी? और क्या बसपा के ब्राह्मण राग से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? इन्हीं विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, राजीव उपाध्याय जी, नेता बहुजन समाज पार्टी से, विभा शुक्ला, नेता समाजवादी पार्टी से, सिद्धि श्री हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल अनीता अग्रवाल जी आप से है। बसपा ने आज अपने कार्यक्रम का समापन किया और उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी और ये कार्यक्रम करेंगे वो, और खास करके जो छोटे क्षेत्र हैं, तहसील स्तर के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर वो 1000 से ज़्यादा लोगों का एक ऐसा समूह बनाएंगे जो ब्राह्मण समाज के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी अब अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि जिस तरह से वायदे समाजवाद बहुजन समाज पार्टी ने की हैं, उन वायदों को लेकर के क्या बीजेपी को अब लगने लगा है कि उसका जो एक पुराना वोट बैंक रहा है ब्राह्मण, वो अब खिसक जाएगा? सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति को नहीं करती है। वो सबका साथ, सबके विकास की राजनीति करती है और विकास के काम पे आगे बढ़ी है और देश को आगे बढ़ा रही है। आज मुझे बड़ी हैरानी होती है जो आज ये ब्राह्मण समाज को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जो एक समय पे नारा इनका सबसे बड़ा फेमस था, तिलक तराजू हो तलवार मारो इनको जूते चार, कि वही पार्टी के लोग हैं। जो इनका बेसिक इनका जो सोच है वो यही है। और आज वो उनके पास कुछ वो तो है नहीं कि मुद्दा है नहीं कोई, तो इसीलिए जात की राजनीति का मुद्दा बना देते हैं। कभी ब्राह्मण समाज का बना देंगे, कभी अनुसूचित का बना देंगे, क्योंकि उस पर मुद्दा ही नहीं है। बांटो राज करो, इनका शुरू से यही मुद्दा रहा है। लेकिन हमारी चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, देश को लेकर आगे बढ़ रही है, राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रही है। अनीता जी, आप एक चीज को स्वीकार करेंगी कि अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो ब्राह्मणों के एंटी में अभी उनको लेकर चला माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार से न कोई भी नाराज नहीं है। वो सब देख रहे हैं कि पिछले सरकार की तुलना अगर इस सरकार से करिए तो हमारे उत्तर प्रदेश इस समय अपराध मुक्त हुआ है। काफी मतलब उन्होंने कोरोना काल में कितना काम किया है। आज गरीबों के यहाँ राशन पहुंच रहा है, उनको मकान मिल रहे हैं, उनको सब शौचालय मिल रहे हैं, उनको हर चीज मिल रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन गरीबों को दी जा रही है, ब्राह्मणों को कहाँ दी जा रही है? मैं क्या कह रही, ब्राह्मण को गरीब आप मानते ही नहीं है। कोई भी सरकार नहीं मानती कि ब्राह्मण गरीब होता है,
और यही वजह है कि फिर यही तो इसी मैं तरह कह रही हूँ ना इसी अवस्थी वजह जी, से अब उसका ध्रुवीकरण मैं होता आपसे है। बात कहना चाह रही हूँ, जात पात पे राजनीति हमारी सरकार ने न की है न करेगी। वो सबका साथ, सबके विकास और सब पर विश्वास की बात करती है। सबको साथ लेके चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और यहाँ पे जो जात, और आपने देखा होगा अभी जब जनगणना का मामला आया तो कैसे सारी पार्टियों ने कहा कि आप जाति के आधार पर जनगणना, क्या मतलब है जाति के आधार पर जनगणना कराने का, आप बताइए। अगर देश में हम देशवासी भारतवासी हैं तो हमारे लिए पहले हम भारत के हैं, हम भारतवासी हैं। हम जात को लेकर क्यों ये सब बिल्कुल सही बात। बनाते टिकट हैं? भले ही उस ये जात को टिकट लेकर क्यों भले बनाते ही हैं? ये कौन कर उम्मीदवार रहा है? को ये उसी कौन आधार कर रहा पर है? देती ये हैं कौन सभी कर रहा है? पार्टियां ये कौन कि कर रहा है? ये किस सब समाज के विपक्षी वोट ज्यादा पार्टियां हैं, सारी, जिनके पास कोई लेकिन मुद्दा ये नहीं है। चीज स्वीकार नहीं करते कि जात पात फैलाते हैं। टिकट उसी नहीं, आधार पर आप बांटते हैं सभी पार्टियां। ना ना बीजेपी जी नहीं, बांटती है, जी नहीं, बीजेपी जी नहीं। बांटती है। अगर बीजेपी टिकट आपको अच्छे से मालूम होगा, बीजेपी टिकट जो है सब आपने देखा, उन्होंने सारे जाति संगठन को दूर किया, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे इसका 29 का चुनाव हो, लेकिन इन्होंने सारे जात विरासत को दूर होकर सबने चुनाव जीता है। वहाँ पे पंडित भी जीते हैं, ठाकुर भी जीते हैं, सब जीते हैं। हम चलिए। जात पात पे किसी ने वोट नहीं दिया। मोदी सरकार में जितने भी इलेक्शन हुए हैं आपने देखा होगा, जात पात से ऊपर उठ के हुए हैं। चलिए, तभी मोदी सिद्धेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनिता जी, अनिता जी, सिद्धेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस से हैं प्रवक्ता। मैम, आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह का जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन किया, तमाम बातें उन्होंने कही, सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी ब्राह्मण हैं उनके पूरे हितों का, उनके सम्मान का ख्याल बसपा रखेगी। चूंकि कांग्रेस का भी एक समय ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा कैडर रहा है और ब्राह्मणों को लेकर के कांग्रेस ने काफी पहले जुड़े हुए लोग रहे हैं। बाद में स्थिति ऐसी बनी कि वो वहां से बिफर कर और दूसरे दलों में जाकर के मिले। क्या लगता है कि कांग्रेस क्या उनको वापस ला पाएगी? देखिए, कांग्रेस का तो स्टैंड यही रहा है कि जितने भी ब्राह्मण समाज रहा है सबको साथ लेके चली है, कि सभी वर्गों को। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री 5 दिए हैं वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ रखना चाहती, वो तो साथ है ही है हमारे, पहली बात। और जो आज जो सम्मेलन जो लोग करा रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, तो सपा है, ये सब जात पात की राजनीति करने वाले लोग, धर्म जात की राजनीति करने वाले हों। इनका फोकस ज्यादा से ज्यादा रहा है कि चुनावी मोड पे रहें, वोटों की राजनीति करते हैं। इनको कोई सम्मान नहीं देने वाला। 4.5 साल हो गए हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज भाजपा अपने बनाने में लगी हुई है। किसको, कितने लोगों को, ब्राह्मणों को कितना अपमानित किया गया है, कितनी तरह से उनके लिए नीचे तरह से उनको देखा गया, हत्याएं हुई, उत्पीड़न हुआ। तो ये तो इनका स्टैंड रहा है, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा और सपा, इनके साथ ब्राह्मण जाने वाला नहीं है। अब ये कांग्रेस की तरफ रुख कर लिए हैं। ये पूरी तरह जो भी प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, जिस तरह से आप ये बात जब करती हैं तो आप पर सीधा सीधा एक आरोप लगता है आपकी पार्टी पर कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो अन्याय हुआ था। उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? देखिए, कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है उस समय भी, जिस समय अत्याचार हुआ तो किसकी सरकार थी, ये बात गौर करने की। और अगर कही जाए तो ब्राह्मणों को लेकर के कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपना एटीट्यूड दिया है। और मैंने अभी बताया भी है कि ब्राह्मण समाज के कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं हम लोगों ने। और ये जो आजकल जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ढकोसला है। दुख दर्द किसी का भी नहीं बांटना चाहा है, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, या आज बसपा ने जो सम्मेलन करा रही है, ये सिर्फ इनका ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, सम्मेलन करा के सम्मेलन से क्या मिल रहा है इनको? आपको ऐतराज है कि ब्राह्मणों को सम्मान किया गया, इसका ऐतराज है आपको? हमको कोई ऐतराज नहीं है। ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, जो फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, सिर्फ चुनावी मोड में सब आ गए हैं। इनको दुख दर्द जो जिस तरह से आप देखिए अवस्थी जी, अभी जितना आपने देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, किस प्रकार से उनको उत्पीड़न हुआ है और उनके लिए इतने मुकदमे ठोके गए हैं। तब ब्राह्मण याद नहीं था किसी को, तब ब्राह्मणों के लिए अब रिझाने लुभाने में लगे हुए हैं। मायावती जी तो अब ये भी कहने लगी है कि अब हम जो स्मारक नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, अब हम करेंगे। तो सब लोग अपने नीचे इस पे आ गए हैं, उतर के आ गए हैं कि अब ब्राह्मण ही उनको दिख रहा है।
जबकि मायावती जी दलित समाज से आती है, दलितों की मसीहा कहलाती हैं, और आज दलितों पे कितना उत्पीड़न हुआ, किस प्रकार से हत्याएं हुई, बहनों पे, दलित महिलाओं पे किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्याएं तक की गई। मायावती जी मौन थी, सभी मौन रहे यहाँ पे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो सड़क से सदन तक आवाज उठा रही है और बुलंद कर रही है, हर लोगों के साथ मिल करके हमारे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए राजीव जी, जी भैया, आपने सुना, आप पर सीधा सीधा आरोप है कि ढकोसला क्यों कर रही है बहुजन समाजवादी पार्टी? देखिए, ये खुद ही उसी से चूंकि संबंध रखते हैं, उसी तरह के काम करने में, तो दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी कार्य करी पिछले कार्यकालों में, उसका खामियाजा रहा कि ये दोनों दल 20-20, 25-25 सालों के लिए सत्ता से बाहर थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है और आने के बाद जिस तरह के लोभ लालच प्रलोभन दे करके आई, और खास तौर पे इसके आने में ब्राह्मणों का जिस तरह से योगदान रहा, निश्चित तौर पे ये कोई भी नहीं कह सकता है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 70 से 80% या 90% तक इनको वोट दिया था, लेकिन 90% ब्राह्मण आज उपेक्षित है इनके उससे कार्यकलापों से। तो कहीं न कहीं जो आज हम सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, हमको सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ी है और इनमें छटपटाहट क्यों है, और भारतीय जनता पार्टी को फिर प्रबुद्ध वर्ष सम्मेलन अभी 5 तारीख को क्यों करना पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली घूम के? अगर आप ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कर दिए होते और ब्राह्मण समाज के अंदर ये एक विश्वास जगा लिए होते, आज ब्राह्मण समाज अविश्वास में है, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई? और जब नौबत आई तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, बहन जी के साथ हम चलेंगे तो ब्राह्मणों का मान सम्मान बचेगा। तो ब्राह्मण अब अगर मूव कर रहा है बहन जी के साथ, तो छटपटाहट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी है, दोनों में छटपटाहट है। दूसरे, अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रही थी, मैं सुन रहा था बहुत अच्छी तरह से इनकी बातों को, दलितों की बात कर रही थी। अगर दलितों का उत्थान कांग्रेस पार्टी चाहती होती तो भारत सरकार में 75 साल में 60 साल केवल कांग्रेस ने ही शासनकाल किया। तो दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में कांग्रेस पार्टी अगर ठीक से सोच ली होती तो 60 वर्षों में कहीं भी दलित समाज उतना न तो पिछड़ा होता, न अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा होता। आज दिनेश जी, दलित समाज की जो स्थिति है 60 वर्ष 70 वर्ष आजादी के बाद ये स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में 13 वर्ष से 14 वर्ष करीब राज्य कर ली है, उसको भी जवाबदेही करना पड़ेगा कि दलितों का आज उत्थान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल सही बात है, सवाल तो काफी है, लेकिन एक सवाल आप पर भी उठता है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह करके क्या किया? दलितों का विकास किया, स्मारकों का विकास किया उन्होंने। चलिए ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, इनको मैं बता रहा हूँ दलितों के लिए क्या किया। जब हमको सत्ता मिला 2007 से 12 के बीच में फ्रेश सत्ता मिला था, सुनिएगा, 5 साल के लिए आपने स्मारक बनाए, दलित दर अभी भी भटक रहा है, आपके साथ अब दलित नहीं आ रहा है। आप करते रहिए सोशल इंजीनियरिंग, अब आपके साथ दलित नहीं आने वाला, दलित सब कांग्रेस की ओर आ रहा है। आप हमारी बातों को भी शालीनता दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दलितों के लिए क्या किया ये बता रहा हूँ। 2007 से 12 तक जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले ये बता दीजिए, सुनिएगा, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए आप हमारी। जब 2007 से 12 तक हम सत्ता में थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जितने उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले थे, मान्यवर काशीराम योजना के नाम से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और निःशुल्क उन बिल्डिंगों में दलितों को भी, सवर्णों को भी, बैकवर्डों को भी, विकलांगों को भी और सारे लोगों को उसमें हमने समायोजन किया। जिस ताकत में थे हमने, सुन लीजिए, हम ये नहीं कर सकते, हमने 1-1 लाख घर दिया, लेकिन हमने 20-20 हजार 40-40 हजार हर जनपद में देने काम किया। हमने हर जनपद में चलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी विभाजी जुड़ गई है। राजीव जी वापस आते हैं। राजीव जी, सुनिए तो राजीव जी, अभी आपके पास दोबारा से वापस आ रहा हूं।
सब जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, राजीव के नाम से स्मारक आपने बनाई है, लेकिन वो स्मारक और जो हमने लखनऊ आज दिया है, आज अरे लखनऊ भाई, में मैं कोई वही भी तो ये पूछ व्यक्ति रही नहीं हूँ कर भाई सकता साहब, है उनका पेट कि भरा चलिए, है इससे। राजीव जी, काम तो बताइए लखनऊ के राजीव अंदर जी, हमने कौन सा काम राजीव किया जी, है? और मेहमान भी हैं, अभी आपके पास वापस आता हूं मैं। विभा जी, आप किस तरह से देखती हैं? 15 या 16 मुख्यमंत्री रहा, वो अपना कार्यकाल में बताओ कि लखनऊ का कौन सा राजीव जी, राजीव जी किसी दूसरे मेहमान को भी मौका दीजिए, कम से कम एक बार तो उन्हें बोलने नहीं दीजिए। कितने बनाए गिना दीजिए। दिनेश जी राजीव जी, राजीव जी, बनाया है। राजीव जी, हमने मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। जिस लखनऊ पे ये चल रही है, राजीव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। सारी चीजें बनाई, इन्होंने बनाया क्या लखनऊ आएंगी को, नहीं ये तो तो बनाएंगे बताएं। क्या? सिद्धि जी, राजीव जी, हेलो। आप शांत रहिए। चलिए, विभा जी, आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह से बीएसपी ने ब्राह्मणों के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज समापन किया है और आगे भी इस कार्यक्रम को विस्तार रूप से किया जाएगा, छोटी छोटी जगहों पर बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पहुंचेगी। ब्राह्मणों के लिए आप अपने आप को किस स्थान पर देख रही हैं? सुनिए, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, बीएसपी की जहां तक बात है तो बीएसपी ने अपने कोर वोटरों को उत्थान के लिए कुछ जब आज तक नहीं किया, तो ये ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगी? सबसे पहली बात, इनका नारा तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये इनका ही नारा था। जो व्यक्ति ताकत है आपकी सरकार की देने की। सुनिए, चुप रहिए आप, चुप रहिए बिल्कुल। सरकार से एक दिन में 1 लाख नौकरी दीजिए और आरटीआई मांग लीजिए 2007 से 12 के बीच में 1 लाख नौकरी एक दिन में दिया था हमने। महलों में ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि दलित समाज के 1 लाख आदमी को एक दिन में नौकरी दिया। शांत रहिए, शांत रहिए, आप बताओ ना, नहीं शांत किस लिए रहे? हम बता रहे हैं तो आप शांत रहने की बात कर रही हो। ब्राह्मण आपकी तरफ आप खुद शांति रह के सुनिए इस बात को। आप चुप रहिए। आपकी सरकार की क्या दृढ़ इच्छा है कि एक दिन में 1 लाख भर्ती कर सकते हैं किसी पद पे? खून चूस कर महलों में रहने वाली, महलों में रहने दलित वाली के लिए एक दिन में 1 लाख नौकरी, आप 4.5 साल सरकार करनी बैकलॉग भरी। 5 सालों आप की बताइए, प्रताड़ना में सरकार ने आपकी सरकार बैकलॉग के बारे में सोचा कि किस विभाग में कितने दलित जो है सरकारों में नौकरी से वंचित है? आपकी मायावती जी ने कुछ बोला, माननीय मायावती जी ने कुछ बोला है तो आप शांत रहें, ब्राह्मण आपकी तरफ से नहीं आने वाले। और जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूंगी, यदि और बीजेपी की बात करूंगी, तो बीजेपी के शासनकाल में जितना ब्राह्मणों को गोली मारी गई है उतना किसी को नहीं, उनके स्वाभिमान से जितना खिलवाड़ बीजेपी ने किया है शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। तो अब की बात तैयारी है, ब्राह्मण खुद इनको जो है गद्दी से उतार के ऐसा फेंकेंगे जिस तरीके से चाणक्य ने फेंका था। आप समझ लीजिए, इस तरीके से इनके साम्राज्य का बीजेपी के ब्राह्मणों द्वारा। तो दोनों पार्टी जो है ये बिल्कुल भूल जाए कि ब्राह्मण इनकी तरफ अब किसी भी तरीके के सम्मेलन या धूर्त रणनीति बनाने से इनकी तरफ आने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी के पास क्यों आएगा? समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया। मैं आपको बता दूं क्यों आएगा। गणेश्वर मिश्रा की नीति पे हमारी पार्टी चली है। आप गणेश्वर मिश्रा की नीति पे उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसमें सबका हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। आप जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है वो समाजवादी पार्टी है। गोली चलाने वाली बनी है, गोली चलाने वाली साहब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद किसी का स्थान होता है तो गोली चलाता है वो समाजवादी पार्टी। चुप रहिए भाई, गोली चलाने की बात गोली चलाए बार बार आपसे मुझे ऐसा नहीं लगता। सुनिए, समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी गोली चलाने वाली पार्टी रही है, करने वाला कोई पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने कामों से करने गए, उनसे समाजवादी चलाने वाली पार्टी है। विरोध यहाँ तो कम से कम सुन्नत को मारा जाता है, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। पिछड़े वर्गों में सबसे प्रचलित पार्टी है। और आपको मैं बता दूं, दलित वर्ग में अब सब लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता, पूरे प्रदेश की जनता ने न जाति, धर्म, संप्रदाय को तोड़ते हुए अपने नेता को मान लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब जाति धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को विकास की राजनीति चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को, उनके बच्चों को विकास की राजनीति चाहिए। कोई राजनीति आपकी ना बीजेपी की चलेगी और ना ही बसपा की चलेगी। एक मिनट अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी विभा शुक्ला जी को बताइए, जो बिल्कुल इनोसेंट कार सेवक जो गए अयोध्या में, उनसे कैसे गोलियां चलाई गई, आप ये बताइए। और आज आप क्रिमिनल लोगों पे जो मैं था उनका ये वो कर रही है,
क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाली ये लोग पार्टी है। आज आतंकवादियों के पक्ष मुकदमे करने वाली पार्टी है। अतीक अहमद को संरक्षण देने वाली पार्टी है। अंसारी को संरक्षण देने वाली पार्टी है। ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे यहाँ तो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है, ये जो कार सेवकों पे इतनी गोलियां चलाई, इनको सोचना चाहिए कैसी बातें करें। जनता इनको सपोर्ट करेगी? जनता नहीं भूली है। और अखिलेश जी ने क्या किया है 5 साल में, सबको पता है। कितने अपराध बढ़े, कितने क्रिमिनल्स बढ़े और कितने सब बढ़े। और लेकिन आज योगी सरकार में सब थमा है। योगी सरकार ने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है। आज अपराध कोसों दूर है प्रदेश से, इसलिए जनता सब जानती है, जनता समझदार है। अनीता जी सुनेंगी आप? जी आप बताइए। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, SC/ST कानून के लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई। जहां ब्राह्मणों की बात आती है, सवर्ण आयोग की बात आती है, बीजेपी का पता नहीं चलता। आरक्षण दिया है, सवर्णों को भी दिया है। सभी सवर्णों को नहीं दिया है, सिर्फ गरीब सवर्णों को दिया है। हाँ, तो गरीब सवर्णों को दिया तो है। ये आप कैसे करें सवर्णों को नहीं दिया? हमने कहा हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सब पे विश्वास की बात। उसमें स्वर्ण आते हैं, स्वर्णों के भी विश्वास की बात करें, उनको भी आरक्षण दिया गया है। ये मोदी सरकार, योगी सरकार सबको साथ लेके चलती है। और ये जो जात पात की जो राजनीति कर रहे हैं, इससे कम से कम को दूर हटना चाहिए। विकास की गंगा आगे बढ़ रही है, उसके साथ देना चाहिए। हम भारतवासी पहले है, जात बिरादरी हमारी बात में है। बिल्कुल। और वैसे भी बीजेपी का विकास बहुत ज्यादा हो गया है और उसको पब्लिक देख भी रही है, और यही वजह है कि अब इस तरह के मुद्दे जो निकलकर सामने आ रहे हैं। राजीव जी, मायावती जी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट दी कि 90% ब्राह्मणों पर जो केस लगाए जाते हैं, SC/ST के केस लगाए जाते हैं, वो फर्जी पाए जाते हैं। हालांकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने उसको दोबारा उसको कानून वानून बना के फिर से लागू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपकी सरकार आने के बाद ब्राह्मणों पर इस तरह के फर्जी केस लगेंगे? इस बात को लेकर के मायावती ने मंच से क्यों कुछ नहीं कहा? दिनेश जी, मैं ये बता दूं आपको, 2007 से 12 तक का आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, RTI मंगा लीजिए। आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं। 2007 से 12 के बीच में जितने हरिजन एक्ट थे, वो सबसे ज्यादा कम मुकदमे लिखे गए थानों के अंदर। आप पहली चीज। दूसरी चीज, एक हमने उसमें हरिजन एक्ट में राज्य स्तरीय अमेंडमेंट ये किया कि किसी भी व्यक्ति पे कोई भी अगर हरिजन एक्ट लगाना चाहता है या दलित एक्ट लगाना चाहता है, तो उस एक्ट में एक सवर्ण की गवाही चाहिए। ये हमारी सरकार ने किया था अमेंडमेंट बिल, ताकि किसी भी सवर्ण के ऊपर या किसी के भी ऊपर इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो सके। ये बहन जी की पूरी तरह से मंशा थी, जिसके कारण ये नियम अमेंडमेंट हमने किया था। और आप देखिएगा, जब हम 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे तो इसी तरह की पुनरावृत्ति करेंगे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनर्गल लगने वाला कोई भी हरिजन एक्ट नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 2007 और 12 के बीच का एक आंकड़ा, हमारे दल के दूसरे दल के लोग बैठे हुए हैं, ये आंकड़ा पूरी तरह से देख लें कि क्या उस आंकड़े में कहीं फिट हम बैठते हैं या ये बैठते हैं। ये चीजें हम तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं। चलिए सिद्धि जी, आपसे मैं एक कमेंट और चाहूंगा कि जिस तरह से सभी दल अपनी अपनी जुगत में लगे हैं, कांग्रेस की ब्राह्मण वोटों के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार की गई है? क्योंकि अभी तक खुलकर इतना कुछ सामने नहीं आ पाया है। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, और हमारी पार्टी में ने ब्राह्मणों को अपने साथ रखा है, तो उनको निर्णायक भूमिका दी है, मुख्य भूमिका में रखे गए और मुख्यमंत्री बनाए गए। तो हमारा स्टैंड यही है कि हमारे साथ ब्राह्मण समाज पूरी तरह से खुश रह रहा है और है भी हमारे साथ पूरी तरीके से। लेकिन जो बात अभी इन्होंने कही है, तो इनसे पूछिए राजेश जी बसपा के, इनके समय में तो FIR तक नहीं ढंग से होती थी, दलित बैठ नहीं सकता था वहां पे बड़े लोगों के बीच में। तो ये कैसी बातें, कौन से बातें लगा रहे हैं, कौन से एक्ट बता रहे हैं? ये पूछिए जरा इनसे। FIR तक नहीं हुई है इनके समय में दलितों पे।
किस प्रकार से पुलिस दुर्व्यवहार करा करती थी दलितों पर, ये जानकारी लेना चाहती हूँ मैं। और रही बात अभी मायावती जी स्वयं अपने मुंह से कही है कि अब हम नहीं करेंगे, तो जब ब्राह्मण और दलितों, जब दलित ही इनके पास नहीं रहेगा तो ये क्या कौन सी राजनीति करने उतरी है? पूरी तरह से चुनावी सम्मेलन है और ये चाहते हैं बस वोट लेना। इनको किसी के दुख दर्द से, किसी के उत्पीड़न से, पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। हमेशा मायावती जी मौन रही है। जब दलितों पर उत्पीड़न हो रहा था, जब हाथरस में हो रहा था, जब सोनभद्र में हो रहा था, उन्नाव में हो रहा था, तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता लोग हर लोगों के घर गए, उनके दुख को साझा किया, उनको आर्थिक सहायता दी। तब मायावती जी कहाँ थी? तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि सम्मेलन करने से सब साझा नहीं हो जाता है, उनके लिए उनके बीच जाना पड़ता है। चाहे भाजपा हो, चाहे भाजपा ने भी देखिए हाथरस में किस प्रकार से दलितों पे दुर्व्यवहार हुआ, ब्राह्मणों पे कितने अत्याचार हुआ, किस प्रकार से उनको जेलों में बंद किया गया, कितने बड़े बड़े उनके ऊपर मुकदमे थोपे गए। तो ये सब दूध के दूल्हा कोई नहीं है इस समय। ये भाजपा, सपा और बसपा ये सिर्फ सम्मेलन करा के चुनावी सम्मेलन कर रही है, वोट प्राप्त करने के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं। जनऊ लेके चलती है अवस्थी जी, ये जनऊवादी पार्टी। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ब्राह्मणों के लिए क्या क्या बोले हैं। ये जनऊधारी जो पार्टी है ना, जनऊ जो है कहीं नाटक करना, जनऊ पहनना, जनऊ वाली मंदिर जाना, कहीं ये करना, ये तो नाटक नहीं चलेगा। दुनिया सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। अभी आप ही चलिए समय पूरा हो चुका है हमारा। आप लोग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब हाथी का साथी कौन बनेगा? क्या ब्राह्मण हाथी के साथ जाएंगे या फिर और दूसरी पार्टियां अपनी तरफ ब्राह्मणों को आकर्षित करेंगी? ये देखने का विषय है। यूपी का चुनाव है, रोज नई नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।